नमस्कार मित्रों, बिजनेस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्याय मित्र भारत की बात में साइबर क्राइम आजमगढ़। साइबर क्राइम आजमगढ़ ब्रांच एसपी आजमगढ़ मिस्टर हेमराज मीणा के 2 सदस्यीय टीम मिस्टर चिराग जैन एसपी ग्रामीण, मिस्टर शैलेंद्र लाल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रयास किया और 190 करोड़ का साइबर क्राइम घोटाले को अंजाम दिया और वो रिकवर किया, साथ में उसके सारे अपराधियों को भी रिकवर किया। यह एक अच्छी इंस्पिरेशन थी और उसी इंस्पिरेशन से इंस्पायर होकर के हमने आज पूरी साइबर क्राइम रिपोर्ट लेके आपके सामने आए। नया इतिहास रचा 190 करोड़ की साइबर क्राइम रिकवरी को लेकर के, और उनके सारे सदस्यों को जो जिले से थे या जिले के बाहर से थे सबको पकड़ा और जेल में डाला। ये था मिस्टर हेमराज मीणा और उनकी राइट हैंड मिस्टर चिराग जैन, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल और एसपी ग्रामीण मिस्टर चिराग जैन। ये 2 हाथ हैं मिस्टर हेमराज मीणा के। जब बात साइबर की शुरू हुई है, साइबर क्राइम की, तो ये एक ऐसा क्राइम है जिसे आप डिजिटल क्राइम कहते हैं। डिजिटल क्राइम का मतलब है न तलवार, न लाठी, न गोली, न बंदूक, न गैंग, न कुछ। बस आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर आपकी क्राइम का कारण है। आप देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन न उसे छू सकते, न पकड़ सकते, यह वो क्राइम है। कंप्यूटर से शुरू हुई मोबाइल तक, और उससे शुरू हुई फिर के बैंक के खातों को खाली करने की कहानी। इसे ही कहते हैं साइबर डिजिटल क्राइम। साइबर धोखाधड़ी क्या है? साइबर धोखाधड़ी एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उद्देश्य किसी संस्था से धन या अन्य मूल्यवान संपत्ति चुराना होता है। इस धोखाधड़ी करने के लिए ऑनलाइन समाधान इंटरनेट आधारित है जिसका उपयोग किया जाता है। साइबर क्राइम एक अपराध वाली दुनिया में खतरनाक रूप से प्रचलित हो रहा है। अधिकांश लेनदेन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन किए जाते हैं। वर्तमान साइबर आपराधिक प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसे हमलों की कीमत 2026 तक दुनिया भर में 20 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। यानी एक तरफ सारी दुनिया की जीडीपी 104 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं इस साइबर क्राइम से सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका 20 ट्रिलियन डॉलर है। 20 ट्रिलियन डॉलर अगेंस्ट टू द 104 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द होल वर्ल्ड। होल यूनिवर्स जो पूरी जीडीपी है उसमें इसका है। उसी में सारे दुनिया को नियंत्रित और कंट्रोल करने वाला, दुनिया को नेतृत्व देने वाला अमेरिका, जिसकी पूरी जीडीपी ओनली 30 ट्रिलियन है, और चाइना जो सबसे ज्यादा उछल कूद मचाता है। साइबर क्राइम की सबसे ज्यादा अभद्र तस्वीरें कहीं से आती हैं तो वो अमेरिका और चाइना से ही आती हैं, और फिर रूस से आती हैं। ये तीनों सबसे बड़े दुनिया के कंट्रोलर हैं और दुनिया के समृद्धशाली राष्ट्र हैं, और प्रजातंत्र और राजतंत्री व्यवस्थाओं के मिक्स कल्चर की ये संस्कृतियां इनकी हैं। अमेरिका एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन उसके अंदर जो तंत्र चलता है वो फासिस्टवादी तंत्र चलता है, वो राजसत्तावादी तंत्र ही चलता है, नाम तो प्रजातंत्र। अब साइबर अपराध दुनिया में खतरनाक रूप तो ले ही चुका है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि वर्तमान साइबर आपराधिक प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसे हमले बहुत सारे हुए और उसका दुष्परिणाम कहां तक पहुंचा। भारत की जीडीपी वहीं पर सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर। आपको समझ आ गया होगा कि ये अपराध कितना संगीन और इसमें कितना बड़ा इकोनॉमिकल लॉस सारी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। इस इकोनॉमिकल लॉस से, एक आर्थिक नुकसान से किसको झेलना पड़ रहा? आम आदमी को झेलना पड़ रहा, जिसे साइबर क्राइम के अपराधों के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं है। इसीलिए तो जो छोटे छोटे कंट्रीज है जहां पर लिटरेसी लेवल ज्यादा है, वहां पर साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ने की प्रयास कर रहा है।
वो अपनी जड़ें जमा रहा है और वहां के बेरोजगारों को अपना टूल बना रहा है। यानी बेरोजगारी इस साइबर क्राइम का सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा हथियार, देश को तबाह करने के लिए, उसकी आर्थिक स्थितियों को तबाह करने के लिए, बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियों को अपनी अंगुलियों पर नचाने का ताकत भी इस साइबर क्राइम के फंडिंग से होती है। एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों को किसी अन्य सेट का उपयोग करके की जाने वाली असंख्य आपराधिक गतिविधियों का वर्णन करता है। साइबर अपराध को साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों का विशाल श्रृंखला के अंतर्गत माना जाता है। इनमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैंसमवेयर और मैलवेयर हमले किए जाते हैं। इनमें और भी बहुत सारे तौर तरीके यूज होते हैं। साइबर अपराध की पहुंच की कोई भौतिक सीमा नहीं होती, कोई भौतिक सीमा आप नहीं डिफाइन कर सकते से साइबर क्राइम कहां पर और कहां नहीं हो सकता। व्यक्तिगत और उद्योग स्तर पर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ साइबर अपराध कई तरह के रूप लेता जा रहा और लगातार अपने आप को विकसित करता जा रहा। बदले में साइबर अपराधियों की प्रभावी जांच, मुकदमा चलाने और उन्हें रोकने की क्षमता कई गतिशील चुनौतियों के साथ एक सतत लड़ाई है। यानी इस साइबर क्राइम को रोकना कोई आम चीज नहीं है कि आपने यह एक्शन लिया और वो रुक गया। ये एक सतत प्रक्रिया है और आपको हर पल हर समय सजग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक वर्ल्ड है। साइबर क्राइम वर्ल्ड कहा जाता है, साइबर स्पेस कहा जाता है। उन्होंने अपना ये वजूद तैयार किया है और ये वजूद भारत में नहीं है, ये इसकी जड़ें अमेरिका के अंदर ही हैं। अमेरिका की पूरी राजनीति को यदि देखा जाए तो ये शक्तियां जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अमेरिका के गढ़ में, अमेरिका की राजधानी में बैठ करके सारी दुनिया को नियंत्रित करने का भी प्रयास है। सारी दुनिया के छोटे छोटे कंट्री के आर्थिक हालात को बदलने और उसे नियंत्रित करने और उसे खत्म करने की ताकत है इनमें। साइबर अपराध से जुड़े व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होना तय है। प्रतिष्ठा को नुकसान, रिकॉर्ड से समझौता हो सकता है। तकनीक यदि आगे बढ़ती है तो अधिक से अधिक लोग मानक संचालन के लिए डिजिटल उपकरणों और नेटवर्क पर निर्भर होते हैं। साइबर अपराध का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे बचाव के लिए कदम उठाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर अपराध में आपराधिक गतिविधियों का एक व्यापक दायरा शामिल है, जिसमें विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकें शामिल हैं। धोखाधड़ी वाले ईमेल, सोशल मीडिया गतिविधि से लेकर फिशिंग, स्कैम और रैंसमवेयर हमलों तक कई तरह के साइबर अपराध चर्चा के तरीकों में ओवरलैप होते रहते हैं। यानी कुछ तौर तरीके ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जैसा लगते हैं मगर वो होते नहीं हैं। उनके तरीके, उनके सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ अपराध करने के लिए ईमेल घोटाले, भ्रामक योजनाएं जैसी भ्रामक ईमेल योजना पर भी ये काम करते हैं। आपको लोभ दिया जाता है, तमाम तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं और उसमें आपको फंसाया जाता है और आपको लगता है कि यह शायद वही है जो वो समझ रहे हैं, मगर वो होते नहीं हैं। साइबर अपराध आपको कई तरह के लालच देकर आपकी ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश करता है या आपकी आईडी पता करके आपको गुमराह करते हैं, जबकि सोशल इंजीनियरिंग तकनीकें लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी जानकारियों का खुलासा करने में मदद करती हैं। सोशल मीडिया धोखाधड़ी में इसका क्या योगदान है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पीड़ितों को धोखा देने और ठगने के लिए घोटाले किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर काल्पनिक ऑनलाइन स्टोर, कैटफिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग हमले तथा प्रतिरूपण घोटाले शामिल हैं। सोशल मीडिया धोखाधड़ी अक्सर उपयोगकर्ता के भरोसे, भोलेपन और व्यक्तिगत जानकारी ले लिए जाने के कारण करता है। ऑनलाइन साझा करने की प्रवृत्तियां ही उसकी ताकत है। अपराध आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके किया जाता है, फिर आपसे पैसे लूटे जाते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी का क्या तरीका है? बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी कैसे की जाती है? धोखाधड़ी वाली गतिविधियां जो वित्तीय संस्थानों या उनके ग्राहकों या उनके हितधारकों को लक्षित करती हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप आमतौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान या पहचान की चोरी होती है।
हमलावर रणनीतियों में अक्सर परिष्कृत हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग रणनीति शामिल करते हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, एटीएम स्कीमिंग और ऑनलाइन बैंकिंग घोटाले शामिल हैं। इसमें कई बार लोग आपको लालच देते हैं और आपको इतने पैसे जीत जाएंगे, आप अपनी सभी जानकारी दीजिए, आप अपने फोन पर ओटीपी बता दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपका बैंक का खाता क्लोज हो जाता है, उसके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। बस यही चीज है। आप एक आम आदमी जो कि इसकी टेक्निकल भाषा और टेक्निकल रीजंस को नहीं समझ सकता, उसे सिर्फ इतना जरूरत है कि जब कोई आपसे ओटीपी मांगे तो तत्काल आप ओटीपी बिल्कुल भी ना दें। यदि आपको देना ही देना है तो कम से कम जब फोन आया तो फोन एक तुरंत काट दीजिए और काटने के बाद आप फिर से बात करिए और फिर लंबे समय के बाद ओटीपी दीजिए। तत्काल यदि आप ओटीपी देते हैं, वो उनका एक सिस्टम होता है जो कुछ सेकंडों तक रन करता है, उसी बीच में आपसे बाद में ओटीपी वो मांगते हैं। ये इस चीज से आपको सतर्कता बरतनी होगी। वैसे कोई भी गवर्नमेंट संस्थान आपसे कोई भी पर्सनल डाटा नहीं मांगते हैं, अतः कोई भी जब आपसे पर्सनल डाटा शेयर करने की बात करता है जिसको कि आप नहीं ठीक से जानते, तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करें यदि आपको अपने पैसे को सेफ रखना है। ई कॉमर्स धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग तकनीक की कमजोरियों और नुकसानों का फायदा उठाने वाले विस्तृत उपभोक्ता घोटाले जैसे कि कृत्रिम या मनगढ़ंत ऑनलाइन स्टोर, नकली विक्रेता खाते या क्रेडिट कार्ड की जानकारी की चोरी। ई कॉमर्स धोखाधड़ी के मामले में आमतौर पर उपभोक्ताओं और ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं दोनों को वित्तीय नुकसान होता है। ये सिर्फ उपभोक्ता को नुकसान नहीं होता बल्कि विक्रेता को भी नुकसान होता है। मैलवेयर क्या होता है? एक अत्यधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर हमला जिसे सिस्टम में वायरस, ट्रोजन या स्पाईवेयर डालकर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और उसमें हेरफेर करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। मैलवेयर कई हमलों में एक लगातार समस्या है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पीसी और एंटरप्राइज स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क दोनों को लक्षित करता है। इसका सबसे अधिक उपयोग नेटवर्क को बाधित करने और उपयोगकर्ताओं से डेटा चुराने के लिए किया जाता है। रैंसमवेयर क्या है? मैलवेयर अटैक का एक प्रकार का जो पीड़ित के महत्वपूर्ण डेटा होते हैं उसे एन्क्रिप्ट करता है और एक्सेस को पुनः प्राप्त करने के लिए डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में फिरौती का भुगतान घोषित करता है। व्यक्तियों और संगठनों के लिए समान रूप से आर्थिक रूप से अपंग करने वाले रैंसमवेयर हमले अक्सर डेटा और संपत्ति की हानि, वित्तीय तबाही और बाधित उत्पादकता का कारण बनते हैं। सबसे चर्चित रैंसमवेयर मामलों में से एक कोस्टा रिका की सरकार से जुड़ा था जो राष्ट्रीय आपातकाल में बदल गया। लंबे समय के लिए उसको पूरी सरकारी सिस्टम को हैक कर लिया गया। अब बात करते हैं साइबर जासूसी की। हैकिंग, मैलवेयर हमले या अन्य साइबर गतिविधियों का उपयोग जिसमें कोई अनधिकृत उपयोगकर्ता किसी कंपनी या सरकारी इकाई पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए संवेदनशील डेटा या बौद्धिक संपदा तक पहुंचने का प्रयास करता है। साइबर जासूसी के मामलों में अक्सर राज्य प्रायोजित समूह या व्यक्तिगत हैकर शामिल होते हैं और इसके बड़े राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं। साइबर जासूसी के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक 5 चीनी सैन्य हैकर हैं जिन पर कंप्यूटर हैकिंग, आर्थिक जासूसी और अमेरिकी संस्थाओं की इंफॉर्मेशन चुराने की जिम्मेदारी थी। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड या वित्तीय पहुंच जैसे संवेदनशील डेटा की अनधिकृत पहुंच या लीक डेटा उल्लंघनों को कई तरह के जोखिम कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। डेटा उल्लंघन क्या है? डेटा उल्लंघन गोपनीय जानकारी, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड या वित्तीय पहुंच से संवेदनशील डेटा के अनधिकृत पहुंच या लीक डेटा उल्लंघनों के कई तरह के जोखिमों को कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि कमजोर पासवर्ड हो, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर सिस्टम की उल्लंघन, गोपनीय जानकारी, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड या वित्तीय पहुंच जैसे संवेदनशील डेटा की अनधिकृत पहुंच या लीक डेटा उल्लंघनों की कई तरह के जोखिम कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है,
जैसे कि कमजोर पासवर्ड, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर सिस्टम की कमजोरियां या अंदरूनी खतरे। इसके परिणाम स्वरूप डेटा से समझौता। ये है महत्वपूर्ण बातें। वित्तीय क्षति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वेरिजोन की डेटा उल्लंघन जांच रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला 82% उल्लंघनों में मानवीय तत्व शामिल होते हैं। 82% जो साइबर पॉलिसी है उसका उल्लंघन कर और उसमें फिर उसे अपराध में कन्वर्ट करने वाले जो तरीके यूज किए जाते वो सभी तरीके मानवीय तत्वों से होकर गुजरते हैं, यानी इंसान ही उसको अंजाम देते हैं। कंप्यूटर वायरस शायद ये सबसे आम प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो खुद को दोहरा सकता है और अन्य सिस्टम में फैला सकता है, जिससे अक्सर कंप्यूटर फाइलों या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचता है। कंप्यूटर वायरस के उदाहरणों में मेलिसा, आई लव यू एंड निविडा वायरस है। ये सभी फाइलों को संक्रमित करने और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए तेजी से फैलते हैं। DDoS हमले। DDoS हमले के अंदर वितरित विसेवा निषेध हमले या DDoS हमले या किसी नेटवर्क या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे यह धीमा हो जाता है या पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। DDoS हमले यूक्रेन के खिलाफ रूस की कई विनाशकारी साइबर गतिविधियों में किया गया था। साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों से संबंधित कंप्यूटर डेटा को हटाने के लिए डिजाइन किए गए अन्य हमले भी शामिल हैं इसके अंदर। सॉफ्टवेयर चोरी। संपत्ति की चोरी एक डिजिटल रूप में है जिसमें कॉपीराइट सामग्री जैसे कि उपकरण, संगीत या फिल्मों का अनुचित उपयोग या वितरण शामिल है। उद्यम चोरी के उदाहरणों में बिना लाइसेंस के भुगतान किए गए टूल को सक्रिय करने के लिए कुंजी स्थापित करना या क्रैक करना शामिल है। यह अपराधी फिशिंग के माध्यम से आपको नकली ईमेल या संदेश भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, आपकी बैंक, आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह मिलते जुलते होते हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपके इनके झांसे में जल्द आ जाएंगे। इन नकली ईमेल या संदेश का उद्देश्य से आपकी पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन को चुराना है। पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी निजी जानकारियां आती हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, आपका पता, बैंक खाता नंबर, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड आदि का वैलिडेशन कोड, आपकी जन्म तिथि भी इसमें शामिल होती है। सब जानकारियों को जानने के बाद ये अपराधी आपको डरा कर आपसे पैसे लूटते हैं या फिर कई बार वो खुद ही इन पैसों को अलग तरीकों से निकाल लेते हैं या फिर कुछ खरीद कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सारी जानकारी उनके पास होती है। चलते चलते बात ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की करते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और किसी व्यक्ति विशेष को डराने, नुकसान पहुंचाने, क्रोध करने या बंधक बनाने के लिए बार बार किए जाने वाले कार्य शामिल हैं। आजकल ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया साइट्स, डेट्स ऐप्स और फोरम, पब्लिक मैसेज बोर्ड पर सबसे ज़्यादा मॉडल हैं। ऑफलाइन प्रचार के उदाहरणों में अनुचित और अनचाहे संदेश, अलोकप्रिय, स्पष्ट और खतरनाक देना या शिकार की तस्वीरें या वीडियो अपलोड करना शामिल है। साइबर बुलिंग का मतलब किसी को इंटरनेट के माध्यम से बिना वजह परेशान करना। इसका शिकार सबसे ज़्यादा लड़कियां होती हैं। इनकी कई तरह की फ़ोटो या वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। या FBI की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सचिव मेयर कॉस ने 2020 में साइबर अपराध से संबंधित नुकसानों को $4.1 बिलियन से अधिक बताया। या FBI के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र IC3 प्रभाग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2021 में नुकसान $6.9 बिलियन से अधिक हो गया था। अधिक विस्तृत स्तर पर साइबर अपराध कई लोगों के घरों और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर होता है।
साइबर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार 47% अमेरिकियों ने अपने व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन अपराधियों को दी और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर ने 1/3 घरेलू कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया। साइबर अपराध का भविष्य में होने वाला प्रभाव एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक एवं साइबर सुरक्षा कंपनियों एवं उन्हें होस्ट करने वाले देशों के लिए कार्रवाई का एक बड़ा आह्वान प्रतीत होता है। साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स का अनुमान है कि साइबर अपराध की वैश्विक लागत अगले 5 वर्षों में 15% की दर से बढ़ती रहेगी, जो 2025 तक वार्षिक नुकसान के रूप में 10.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणालियां साइबर अपराध को रोकने में प्रमुख गुप्तचरों में से एक उन्नत साइबर सुरक्षा का उपयोग करना है। फायरवॉल, एंटीवायरस, वायरस और इन्वेस्टर्स का पता लगाने वाली प्रणाली, जैविक फार्मासिस्ट तकनीकें शामिल हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML के साथ अधिक उन्नत साइबर सुरक्षा प्रणालियां विकसित हो रही हैं। किसी भी संगठन या व्यक्ति के लिए सही साइबर सुरक्षा उपकरण लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका सिस्टम अप टू डेट है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। दूसरा, पूर्ण सेवा इंटरनेट सुरक्षा सूट का उपयोग करें। तीसरा, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें। चौथा, अपने घर की नेटवर्क सुरक्षा बढ़ा दें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। उसके बाद पॉपअप और धोखाधड़ी वाले ईमेल से सावधान रहें। सातवां है, पहचान संबंधी खतरों से खुद को सुरक्षित रखें। अपनी सोशल मीडिया सेटिंग प्रबंधित करें। नौवां है, सही साइबर बीमा पॉलिसी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने ब्राउजर में पासवर्ड सेव करने की इच्छा से बचने की कोशिश करें। आरामी और अंतिम बात, अपने बच्चों से इंटरनेट के बारे में बात अवश्य करें। बच्चों को इंटरनेट के स्वीकार्य उपयोग के बारे में सिखाएं और सुनिश्चित करें कि यदि उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न, पीछा करने या धमकाने का सामना करना पड़े तो वे आपके पास आने में सहज महसूस करें, न कि भयभीत रहें। उन्हें पहचान की चोरी से बचाएं, क्योंकि बच्चों को अक्सर उनके साफ सुथरे क्रेडिट इतिहास के कारण निशाना बनाया जाता है। उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधान रहें और उन संकेतों के प्रति सचेत रहें जिनसे उनकी पहचान से समझौता हो सकता है। भारत में सभी साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन जनता को अपना सहयोग सुनिश्चित करना पड़ेगा। सुरक्षा को लेकर तमाम कानूनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008 लागू होता है, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC भी लागू होती है। साथ में कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानून भी इसका उपयोग किया जाता है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में भारतीय दंड संहिता की कुछ खास धाराएं, धारा 415, 420, धारा 43, धारा 465, 503, 504, 506, 507, 509 के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में भी कई धाराएं लागू होती हैं। धारा 66A, 66C, 66D और 67 और 66B, 43C। इसकी किसी दुर्घटना के शिकार हो भी जाएं तो किस तरह के क्राइम सहयोग के लिए आपके पास धाराएं हैं, किन सेक्शन में कहां कहां कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, उसकी भी एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई। दुनिया का सबसे पहला वायरस हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बनाया था। ऐसे ही तमाम दूसरे विकसित राष्ट्रों ने जब उसका शुरुआत किया तो बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में सारी दुनिया डूब रही है। आइए बचने का तरीका अपनाते हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो एक क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2024 की दूसरी तिमाही में साइबर हमलों में 2023 की समान अवधि की तुलना में 46% की वृद्धि हुई और सारी दुनिया में यदि हम उसकी कंपैरिजन करें तो 76% की वृद्धि हुई। भारत का नाम उन देशों के साथ शामिल है जो दुनिया में सबसे अधिक साइबर क्राइम से प्रभावित हुए। भारत सरकार ने साइबर अपराध को बड़ा खतरा मानते हुए साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट शोधन और मालवेयर विश्लेषण केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY की स्थापना की, जो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर क्षेत्र बनाना तथा अंतिम प्रयोक्ताओं को सूचित करना, बॉट शोधन और सुरक्षा प्रणालियों को सक्षम करना ताकि आगे संक्रमणों से बचा जा सके। साइबर सुरक्षा केंद्र बॉटनेट शोधन और मालवेयर विश्लेषण केंद्र राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार स्थापित किया गया, ताकि हम साइबर से होने वाले हमलों के दुष्परिणामों से भारत और भारत के लोगों को बचा सके। न्याय मित्र भारत की बात में BBS न्यूज पावर का एक छोटा सा प्रयास कि आपको साइबर क्राइम के हमलों से बचाया जा सके। यदि हमारे इस प्रयास को आप सराहना चाहते तो कृपया आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें, ताकि सबको इस साइबर क्राइम के दुष्परिणामों से बचाया जा सके और भारत को एक सुरक्षित भारत बनाया जा सके।